इस वीडियो में हम अप्रैल 2024 का फुल सॉल्यूशन पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एडवांस अकाउंटिंग 2 सेमेस्टर 6 TY BCom। आपका पेपर 70 मार्क्स के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम तो क्वेश्चंस 2, 3, 4 2, 3, 4 से हमें 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। MCQ है ये, 5 मार्क्स के लिए आए हैं। फर्स्ट, डैश डैश आर नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, तो क्या होता है, टू गिव सर्विस देना होता है। ठीक है। Dividend received on shares is income to the dash dash side of profit and loss account। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो डिविडेंड रिसीव्ड कौन से साइड को आएगा, क्रेडिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड। ओके, तो इसका आंसर है इनकम। ब्रांच नॉट कीपिंग द फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज। ऐसे ब्रांच बताना है कि वहाँ पे जो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, मतलब वो फुल्ली डिपेंडेंट रहते हैं। तो यहाँ का आंसर क्या आने वाला है आपका, डिपेंडेंट ब्रांच। ब्रांच अकाउंट इज प्रिपेयर टू अ सर्टेन डैश डैश। देखो, जब हम ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम क्या नाम देते हैं, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ब्रांच। डैश डैश इज प्रिपेयर टू मेंटेनिंग द स्मॉल एक्सपेंसेस लाइक कैरेज, पोस्टेज, एंटरटेनमेंट। ब्रांच अकाउंट सॉल्व जब हम करते हैं तो वहाँ पे जो स्मॉल एक्सपेंसेस है उसके लिए हमारे पास कौन सा अकाउंट है, कौन सा बुक है, पेटी कैश बुक। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन। देखो, डेब्ट रेशियो कैलकुलेट जब करेंगे तो वहाँ पे किसका रिलेशन होता है, लॉन्ग टर्म डेट एंड ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी मतलब इक्विटी कैपिटल। ओके। डैश डैश कैन बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फंड जो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, क्या पर्पज है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। यहाँ पे 7 MCQ थे, आपको 5 MCQ सॉल्व करने हैं। ट्रू और फॉल्स आया है 5 मार्क्स के लिए, यहाँ पे भी 7 ट्रू और फॉल्स है। अ सोसाइटी विच एज प्रोक्लेम एज इट्स ऑब्जेक्टिव द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। देखो, सोसाइटी का पर्पस क्या होता है, मेंबर का इकोनॉमिक इंटरेस्ट डेवलप करना। ये सेंटेंस करेक्ट है। द वर्ड कोऑपरेशन इज वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि एक कॉमन पर्पस होता है तो फिर वो एक साथ काम करते हैं। ट्रू है। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड इज एडोप्टेड जनरली इन दोज ब्रांचेस विच आर स्मॉल इन साइज। नहीं, जो ब्रांचेस लार्ज है साइज में, वो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड यूज करते हैं, इसलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। नेटवर्थ ऑफ द कंपनी ऑफ इज टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज। एसेट से आप लायबिलिटीज माइनस करो, आपका नेटवर्थ आ जाएगा। नेटवर्थ का मतलब होता है कैपिटल। ये सेंटेंस आपका ट्रू है। Next, all branch expenses such as rent, salary are paid by branch in case of dependent branch। देखो, ब्रांच एक्सपेंसेस जब डिपेंडेंट ब्रांच होती है तब पेड करेंगे क्या, नहीं, तो फिर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस सच एज रेंट, सैलरी आर पेड बाय ब्रांच। जब वो डिपेंडेंट ब्रांच है तो ब्रांच अकाउंट नहीं पेड करेगा, वहाँ पे कौन पेड करने वाला है, हेड ऑफिस पेड करने वाला है। तो ये सेंटेंस आपका फॉल्स है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज प्रमोटिंग ऑफ सेविंग। सेविंग के लिए वो करते हैं क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या, ये सेंटेंस फॉल्स है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ टाइम्स में आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो दिखाते हो। ट्रू है सेंटेंस।
मैच द फॉलोइंग। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब आया था? 1960। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? आरडीडी। ये लोनिंग हो गया, यहाँ पे लोडिंग है। लोडिंग इन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का जो लोड का ट्रांसफर करते हैं वो स्टॉक रिजर्व अकाउंट होता है। वर्किंग कैपिटल का क्या होता है? करंट एसेट लेस करंट लायबिलिटीज। ये आंसर आने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मतलब क्या? एआई। ओके। उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स। देखो शॉर्ट नोट्स लिखने आपको एनी 3 शॉर्ट नोट्स लिखनी है। 15 मार्क्स के लिए है, मतलब 5 मार्क्स के लिए एक शॉर्ट नोट है। यहाँ पे फॉरेंसिक अकाउंटिंग, ये आपको थर्ड लेसन से आया है, पेज नंबर 3.2 पे मिल जाएगा। अकाउंटिंग फॉर कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी थर्ड लेसन से आया है। ये आपको 3.20 पे मिल जाएगा। अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ये भी थर्ड चैप्टर से ही है। ये 3.34 पे मिल जाएगा। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, ये सेकेंड चैप्टर है, जो ब्रांच अकाउंट है वहाँ से आपको 2.29 पेज नंबर पे ये शॉर्ट नोट है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशो एनालिसिस, मतलब पेज नंबर 4.13, फोर चैप्टर जो है हमारा रेशो एनालिसिस, वहाँ पे ये शॉर्ट नोट है। तो आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट थर्ड चैप्टर से अच्छी तरह से करके रखनी है। तो आप एनी 3 मतलब 2 या 3 शॉर्ट नोट्स तो थर्ड चैप्टर से आ रही है, तो आप थर्ड चैप्टर अच्छी तरह से करके रखो। क्वेश्चन सेकंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का है, 20 मार्क्स के लिए आया है। यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अमृतेश्वर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड पुणे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको ये ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस में देखो कैश इन, शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कैश इन हैंड, ऐसे आइटम्स हमें दिए यहाँ पे। ये आपका आगे का ट्रायल बैलेंस है और ये एडजस्टमेंट है। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च 2024 फॉर ₹1000। 1000 का स्टॉक है, तो हम अभी क्या करेंगे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर टिक मार्क करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर टिक मार्क करो। सेकेंड एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड टू ₹2000। देखो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में है उसके ऊपर आपकी टिक मार्क हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर टिक मार्क करनी है। देखो ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट है। कोऑपरेटिव में क्या होता है? डेबिट साइड में भी इंटरेस्ट होता है, क्रेडिट साइड में भी इंटरेस्ट होता है। तो एडजस्टमेंट अच्छी तरह से देख लेना, फिर हमारी टिक मार्क डेबिट के इंटरेस्ट में होगी या क्रेडिट के इंटरेस्ट में होगी। डेबिट का इंटरेस्ट पेड होता है, क्रेडिट का इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। तो यहाँ पे अभी इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर टिक मार्क करनी है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन 10% ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क करेंगे। फर्नीचर है, फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क करेंगे। प्रोवाइड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ₹1000 बैड एंड डाउटफुल डेट्स है। इसकी एक्चुअली हम टिक मार्क सन्डे डेटर्स के ऊपर करते थे, लेकिन अभी हम टिक मार्क नहीं करेंगे क्योंकि डेटर्स से हमें वो बैड डेट्स माइनस नहीं करना है, इसलिए अभी हम उसके टिक मार्क नहीं करने वाले। ओनरियम पेएबल टू द सेक्रेटरी, ओनोरियम टू द सेक्रेटरी यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। और लास्ट एडजस्टमेंट है ऑथराइज कैपिटल। देखो ऑथराइज कैपिटल के टिक मार्क कहीं पे भी नहीं होगी, और ये हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख लेंगे, लेकिन वहाँ पे हमें डबल अंडरलाइन करनी है, वो टोटल में इंक्लूड नहीं होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल।
प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, इस तरीके से आप प्रिपेयर कर लो, फिर आपका काम इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे इंटरेस्ट है, पेड, पेएबल, बैंक चार्जेस, सैलरीज एंड अलाउंसेस, कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड, सैलरीज, अलाउंसेस टू मैनेजिंग डायरेक्टर। इस तरीके से यहाँ के आइटम्स है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में है इंटरेस्ट रिसीव्ड है ऑन लोन्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, कमीशन, मिसलेनियस इनकम। तो आपको क्या करना है ना, ये फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो, फिर बाद में आप पोस्टिंग करो, क्योंकि इसका सीक्वेंस इसी टाइप से आना चाहिए। और नीचे ये कुछ आइटम्स है और यहाँ पे अदर आइटम्स है। देखो हर एक के लिए चाहिए तो 1 या 2 लाइन्स लीव कर दो, लेकिन अदर आइटम्स के लिए 5 to 6 लाइन्स लीव करनी है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इंश्योरेंस इस फॉर्मेट में नहीं है, तो जो आइटम्स वहाँ पे ऊपर नहीं आएंगे, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के जो आइटम्स है तो वो अदर आइटम्स में हम लिख देंगे। नेक्स्ट ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड एंड अदर फंड, यहाँ पे मैंने 4 to 5 लाइन्स लीव कर दी है। कैश, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टाफ प्रोविडेंट फंड, लायबिलिटीज और एसेट, ये भी बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट है। ऐसे ये आगे का फॉर्मेट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, अच्छी तरह से फॉर्मेट लिख लो कोऑपरेटिव का प्रॉब्लम बहुत ईजी है। फॉर्मेट लिखना थोड़ा हार्ड लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन एक बार अगर हम फॉर्मेट लिख लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। ओके, चलो अभी हम क्या करेंगे, पोस्टिंग को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट उन्होंने दिया है शेयर कैपिटल, उसके नीचे क्या है, पेडअप कैपिटल। कैपिटल कहाँ आता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखना है आपको कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल, पेडअप कैपिटल, ये क्या है, 12 लाख। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखो पेडअप कैपिटल, ट्वेल्व लाख। उसके बाद उन्होंने दिए है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक बैलेंस शीट के एसेट में जाने वाला है। कैश इन हैंड इस ग्रुप में लिखो, कैश इन हैंड 400, कैश एट बैंक 30,000। ओके, उसके बाद यहाँ पे है कैश क्रेडिट। देखो क्रेडिट साइड में अमाउंट है, कैश क्रेडिट, क्रेडिट साइड में अमाउंट है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आने वाली है। कैश क्रेडिट हम लोन, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड लोन में लिखेंगे कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट के जैसे है, ये हमारी लायबिलिटी है। कैश क्रेडिट ASNC बैंक, अमाउंट है 2,70,000। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में अमाउंट है, देखो डेबिट की अमाउंट एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगी या बैलेंस शीट के एसेट में जाएगी, और क्रेडिट की अमाउंट ट्रायल प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगी या बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाने वाली है। ओके, नेक्स्ट देखो कैश क्रेडिट के बाद है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड यहाँ पे लायबिलिटीज में आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, सॉरी पोस्टेज, ट्रैवलिंग और एडवर्टाइजिंग, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। पहले तो हम रिजर्व फंड लिख लेंगे। यहाँ पे लिखो रिजर्व फंड, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में इनर कॉलम में लिखना है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड की अमाउंट है आपकी 1,60,000। ओके, उसके बाद उन्होंने दिया था पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में पोस्टेज एंड टेलीग्राम है। हमारा काम बहुत इजी हो गया, हमने फॉर्मेट लिख के रखा है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। उसके आगे सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है 200। उसके बाद उन्होंने दिया है ट्रैवलिंग। देखो ट्रैवलिंग की भी शेड्यूल नंबर है, तो ट्रैवलिंग के आगे आपको लिखना है 800। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हमारे फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए हम अदर आइटम्स में ग्रुप बनाएंगे एडवर्टाइजमेंट, और उसकी अमाउंट लिखनी है आपको 1,000। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो
इंटरेस्ट ऑन लोन, स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, लोन ही देखते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इंटरेस्ट वर्ड से स्टार्ट हुआ है। तो अगर डेबिट साइड में अमाउंट है तो डेबिट के इंटरेस्ट में लिख दो, अगर क्रेडिट साइड में अमाउंट है तो क्रेडिट के इंटरेस्ट में लिख दो। अभी ये क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन इनर कॉलम में लिखेंगे हम 2,40,000, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या थी, एडजस्टमेंट थी सेकेंड एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिला है तो ये आपका आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, मिलना बाकी। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट है वो 2,000, मतलब आउटर में इंटरेस्ट आने वाला है 2,40,000। ओके, आपको क्या करना है ना, अगर इंटरेस्ट में ऐड होता है, क्रेडिट साइड के इंटरेस्ट में ऐड होता है तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा एसेट के 9 नंबर शेड्यूल में। अगर डेबिट साइड में ये इंटरेस्ट ऐड होता है तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटीज के 9 नंबर शेड्यूल में। मतलब क्या, देखो बैलेंस शीट में 9 नंबर पे अदर आइटम्स है, तो यहाँ पे आपको लिखना है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000। ओके, इंटरेस्ट तक हो गया। देखो यहाँ पे डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड है, बिल्डिंग फंड है, ये दोनों भी फंड है। तो फंड कहाँ पे जाने वाले हैं, फंड बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व फंड में लिखना है। सब टाइप के फंड रिजर्व फंड में लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, एक लाइन छोड़ दो रिजर्व फंड के लिए, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड। इसके अमाउंट हमें आउटर में लेनी है 20,000। उसके बाद उन्होंने दिया है बिल्डिंग फंड, जो भी कुछ फंड है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में रिजर्व फंड में लिख देना 20,000। वो भी फंड आपके पास 20,000 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया है लोन टू मेंबर्स, लेकिन डेबिट साइड में अमाउंट है। अगर लोन की अमाउंट डेबिट साइड में है, लोन की अमाउंट अगर डेबिट साइड में है तो वो बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा, लोन्स एंड एडवांसेस में। और क्रेडिट साइड में है तो यहाँ पे सिक्योर्ड लोन में आएगा, ठीक है। अभी ये जाने वाला है डेबिट में है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लोन्स एंड एडवांसेस में लिख दो लोन टू मेंबर्स। यहाँ पे उन्होंने दिया है मीडियम टर्म का लोन दिया है, मीडियम टर्म लोन। कितने अमाउंट है 16,40,000, 16,40,000। ओके, उसके बाद इमरजेंसी लोन है, इमरजेंसी लोन 20,000, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया है इंश्योरेंस। अभी देखो इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, लेकिन ये पूरे सीक्वेंस में इंश्योरेंस नहीं है, तो जो आइटम ऊपर नहीं आने वाले वो नीचे आपको लिख देना है अदर आइटम्स में। लिखो यहाँ पे इंश्योरेंस 1,200। उसके बाद उन्होंने दिया है जनरल एक्सपेंसेस। देखो यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस ऑलरेडी है, सिर्फ उसके सामने आपको वैल्यू पुट कर देनी है 1,000। उसके बाद उन्होंने दिया है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस यहाँ पे देखो ऊपर है ऑडिट फीस, ऑडिट फीस की अमाउंट है 1,600। फॉर्मेट बना लो, काम इजी हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने दिया है कॉमन गुड फंड। यहाँ पे फंड है, मतलब फंड में आएगा कॉमन गुड फंड, अमाउंट है 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। देखो क्रेडिट साइड में अमाउंट है, क्रेडिट साइड में यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। आप यहाँ पे चाहिए तो एफडी लिख दो और वहाँ पे अमाउंट लिखनी है आपको, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट के अमाउंट है, आउटर में लिख दो 14,000, ठीक है। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट है तो क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट साइड में है तो डेबिट में लिखना चाहिए। उसके बाद उन्होंने दिया है डिविडेंड ऑन शेयर्स। देखो डिविडेंड ऑन शेयर्स क्रेडिट साइड में अमाउंट है तो यहाँ पे डिविडेंड के सामने आपको लिखना है
8,000। उसके बाद दिया है उन्होंने सेल ऑफ लोन फॉर्म, देखो ये फॉर्म जो है उन्होंने सेल किए हैं, तो वहाँ पे अमाउंट लिख दो क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस। देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इनर कॉलम में आपको अमाउंट लिखनी है 46,400। ओके। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फर्नीचर ये आपकी फिक्स्ड एसेट है फर्नीचर, लेकिन इसकी अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिखनी है। फर्नीचर की अमाउंट है 6,000। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, उन्होंने दिया है फर्नीचर प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10%। 10% डेप्रिसिएशन निकालो यहाँ पे, लेस डेप्रिसिएशन एट 10%। 6,000 के ऊपर 10% आएगा 600। आउटर में आपकी अमाउंट आने वाली है 5,400। आपको पता है डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको लिखना है डेप्रिसिएशन 14 नंबर पे है, यहाँ पे लिख दो फर्नीचर डेप्रिसिएशन के नीचे, और डेप्रिसिएशन के अमाउंट लिखनी है। कितनी अमाउंट आई थी अभी? 600। उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इनर कॉलम में लिखना है आपको 3,000। उसके ऊपर एडजस्टमेंट थी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर एडजस्टमेंट थी। फर्स्ट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की अमाउंट कितनी है? 1,000 स्टॉक है, तो यहाँ से वो माइनस हो जाएगा, लेस स्टॉक 1,000। आउटर में अमाउंट आने वाली है 2,000। ओके। अभी जो स्टॉक है, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लेस करेंगे ना, तो इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। जो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में माइनस होती है उसका इफेक्ट एसेट में जाता है, अगर ऐड होती है तो उसका इफेक्ट लायबिलिटीज में जाता है। जो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लेस होती तो उसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटीज में। और जो अमाउंट ऐड हो जाएगी उसका इफेक्ट कहाँ पे जाने वाला है? एसेट साइड में जाएगा। ओके। अभी एसेट में कहाँ पे लिखना है? करंट एसेट के ग्रुप में लिख दो यहाँ पे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की अमाउंट है 1,000। ठीक है। उसके बाद है एनुअल जनरल मीटिंग, लेकिन ऊपर मीटिंग नहीं है, इसलिए हम अदर आइटम्स के ग्रुप में लिखेंगे एनुअल जनरल मीटिंग की अमाउंट है 3,600। उसके बाद उन्होंने दिया ओनोरियम टू सेक्रेटरी। ओनोरियम का मतलब होता है सैलरी के टाइप ही है वो, तो सेक्रेटरी को हमने दिया है, तो यहाँ पे लिखो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लेकिन आपको ये इनर कॉलम में लिखना है ओनोरियम टू सेक्रेटरी। इनर कॉलम में आपकी अमाउंट आने वाली है, वहाँ पे अमाउंट है 8,000। ठीक है। और उसके ऊपर उन्होंने एडजस्टमेंट दी है। क्या एडजस्टमेंट दी है? एडजस्टमेंट फिफ्थ है ओनोरियम पेएबल टू सेक्रेटरी। पेएबल का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। करो यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग। कितनी अमाउंट है आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग की अमाउंट है 800। ओनोरियम टू सेक्रेटरी के ऊपर एडजस्टमेंट दिए उन्होंने। ओनोरियम पेएबल। पेएबल का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। कितने रुपीज आउटस्टैंडिंग है? 800 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। आउटर में क्या अमाउंट आने वाली है आपकी? 8,800। देखो डेबिट साइड में अगर ऐड होता है तो इसका इफेक्ट कहाँ पे जाता है? लायबिलिटीज में जाता है। ठीक है ना। लेकिन आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट हम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में कहाँ पे लिखेंगे? ये करंट लायबिलिटीज में। हमेशा याद रखना यहाँ पे सब आउटस्टैंडिंग के इफेक्ट जाने वाले हैं। ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो सकती है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकते हैं। यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है?
पेएबल, क्या होता है? पेएबल। आउटस्टैंडिंग ओनोरियम, अमाउंट है आपकी 800। उसके बाद क्या दिया है उन्होंने? इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। देखो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डेबिट में अमाउंट है इसलिए डेबिट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाना है हमें। यहाँ पे इंटरेस्ट पेड या पेएबल, पेएबल एडजस्टमेंट में होता है, पेड के आगे लिख लो, चाहिए तो यहाँ पे लिख लो कैश क्रेडिट, और यहाँ पे आपकी अमाउंट है 32,000। ओके। उसके बाद उन्होंने दिया है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और उसके नीचे है इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड इन डिपॉजिट, दोनों भी इन्वेस्टमेंट है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट लिखना है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इसके अमाउंट है 80,000। इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड, इसके अमाउंट है 1,60,000। ठीक है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। अभी हम एडजस्टमेंट चेक करेंगे। एडजस्टमेंट में फर्स्ट था स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। देखो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट थी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये कंप्लीट हो गई है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी हमने किया है। उसके बाद प्रोवाइड डेप्रिसिएशन हुआ है, अभी प्रोवाइड बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स और ऑथराइज कैपिटल बाकी है। तो अभी बैड एंड डाउटफुल का इफेक्ट कहाँ पे करेंगे? पहले हम क्या करते थे? सन्डी डेटर्स से माइनस करते थे, ठीक है ना, लेकिन अभी यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको रिजर्व फंड में लिखना है बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, उसके अमाउंट है 1,000। ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाने वाला है बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। यहाँ पे देखो 13 पे बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, यहाँ पे आप लिख लो 1,000। और लास्ट एडजस्टमेंट है ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के यहाँ पे लिख लो ऑथराइज, अमाउंट है 20 लाख। इसको डबल अंडरलाइन करने वाले हैं क्योंकि ये ऑथराइज है, टोटल में इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे, वो आपकी टोटल आ रही है 2,64,400। ठीक है। डेबिट में लिखो 2,64,400। नेट प्रॉफिट निकालो 2,64,400। डेबिट की टोटल आई थी 53,800। आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 2,10,600। ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट। अभी ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे जाएंगे, वहाँ पे लिखना है 2,10,600, और इसको आउटर में लेना है 46,400 और 2,10,600। इसकी टोटल आ रही है आपकी 2,57,000। ओके। रिजर्व फंड आउटर में ले लो 1,60,000। देखो यहाँ पे 12 लाख, 160, 20, 20, 10, 10, 1,270, 800 और 2,57,000। दोनों साइड की टोटल आ रही है आपकी 19,38,800। यहाँ पे प्रॉब्लम टैली हो गया। देखो आप फॉर्मेट बना के करोगे ना तो आपका इजी हो जाएगा काम। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको रेशियो का आया था। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये बैलेंस शीट है। ये पूरा फॉर्मूला बेस है।
यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, करंट रेशो, लिक्विड रेशो और स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालना है। इन सब के आपको फॉर्मूला पता रहने चाहिए और वैल्यू पुट करने, ठीक है। और वहाँ पे कमेंट्स भी लिखने पड़ती है। तो यहाँ पे आप अभी क्या करो, फॉर्मूला देखो। पहले तो क्या दिया है, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में देखो क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, कैरेज, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, नॉन ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। और बैलेंस शीट इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक। अभी हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है, सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। प्रॉब्लम में देखो, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 30 लाख, डिवाइडेड बाय सेल्स आपको दिया है 90 लाख, इंटू 100 करो। 30 लाख डिवाइडेड बाय 90 लाख इंटू 100, 33.33%। ग्रॉस प्रॉफिट आपको किस में लिखना है, परसेंट में। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड उन्होंने पूछा है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। देखो प्रॉब्लम में नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नेट प्रॉफिट दिखेगा आपको 14 लाख, डिवाइडेड बाय सेल्स था हमारे पास 90 लाख, इंटू 100। क्या आंसर आएगा, 14 लाख डिवाइडेड बाय 90 लाख इंटू 100। आपका आंसर आ रहा है 15.55%। थर्ड उन्होंने पूछा है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ओके, देखो अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उन्होंने प्रॉब्लम में दिए हैं। देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में ये नॉन ऑपरेटिंग लिखा है, लेकिन ये दोनों क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में है 90 लाख इंटू 100। अभी सेल्स कितना था हमारे पास, 90 लाख, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 30 लाख, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 14 लाख, प्लस
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 2,50,000 डिवाइडेड बाय 90 लाख इंटू 100। अभी 90 लाख माइनस 630 मतलब इसका आंसर कितना आएगा 60 लाख प्लस इन दोनों का एडिशन करो 1,40,000 प्लस 250 3,90,000 divided by 9 lakh into 100 3,90,000 plus 60 lakh 3,90,000 divided by 9 lakh into 100 करो इसको डिवाइड 9 लाख से इंटू 100 आपका आंसर आ रहा है 63,90,000 डिवाइडेड बाय 90 लाख इंटू 100 इसका आपका आंसर आ रहा है 71%। अगर 100 है तो परसेंट में लिख देना। फोर्थ में दिया है उन्होंने करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, करंट एसेट्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखना है आपको। देखो कैश, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स और स्टॉक ये सब करंट एसेट है। ठीक है, और करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल आएगा। आपको यहाँ पे एसेट में करंट एसेट में क्या आता है, करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, इसकी लिस्ट पता होनी चाहिए। करंट एसेट में है स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस कैश एट बैंक। डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज में है सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल। स्टॉक है 12 लाख प्लस 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 6 लाख डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल 10 लाख प्लस 5 लाख। करो इसकी टोटल 12 लाख प्लस 10 लाख 30 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख। 30 लाख को 15 से डिवाइड करो, आपका आंसर आने वाला है 2। यहाँ पे आपको लिखना है 2 टाइम्स, करंट रेशो टाइम्स में दिखाओगे। फिफ्थ फॉर्मूला उन्होंने पूछा है लिक्विड रेशो। इसको अलग अलग नाम है एसिड टेस्ट रेशो या एसिड टेस्ट रेशो, लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, क्विक रेशो। ठीक है, तो कैसे आएगा ये, लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। ठीक है, अभी लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, और लिक्विड लायबिलिटीज कैसे निकालेंगे, करंट लायबिलिटीज माइनस
बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। अभी देखो करंट एसेट की टोटल फोर्थ फॉर्मूला में कितनी आई थी, 30 लाख, माइनस स्टॉक माइनस कर दो 12 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ की टोटल आई थी हमारी 15 लाख, और बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में बैंक ओवरड्राफ्ट तो है ही नहीं। 30 लाख माइनस 12 लाख मतलब ये आंसर आएगा आपका 18 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख। क्या आंसर आने वाला है, 18 लाख को 15 लाख से डिवाइड करो, 1.2 टाइम्स। और लास्ट फॉर्मूला है 6th स्टॉक टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओके, हमारे पास सेल्स कितना है 90 लाख, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट देखो ट्रेडिंग के डेबिट में 30 लाख डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक कितना है 10 लाख, प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 12 लाख डिवाइडेड बाय 2। 90 माइनस 30 मतलब 60 लाख, 10 माइनस 12 मतलब 22 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो 60 लाख, 2 से 22 लाख को डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 11 लाख। ओके, चलो अभी क्या करना है आपको, 60 लाख को 11 लाख से डिवाइड करना है। आपका आंसर आ रहा है 5.45। यहाँ पे आपका रेशो का प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। अभी ये फोर्थ प्रॉब्लम है ब्रांच अकाउंट का, ठीक है ना। एग्जाम में आपको कोऑपरेटिव, रेशो और ब्रांच ये 3 प्रॉब्लम है, 3 में से आपको कोई भी एनी 2 सॉल्व करने वाले हैं, 2 सॉल्व कर सकते हो आप। अभी हम यहाँ पे ब्रांच अकाउंट का प्रॉब्लम देखेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। देखो ये जो पेपर है ये अप्रैल 2024 का पेपर है, TY BCom एडवांस अकाउंटिंग 2 सेमिस्टर 6, ठीक है। आपका जो पेपर होने वाला है वो 70 मार्क्स का होता है। उसके बाद 2.5 आवर्स आपका ड्यूरेशन है, टाइम है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कंपल्सरी दिया है, मतलब क्या होता है वहां पे MCQ वगैरह है, वो आगे देखेंगे हम। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। 2, 3, 4 इनमें से हमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिगर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स। ओके, देखो क्वेश्चन फर्स्ट ए क्या है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। देखो आपको यहाँ पे MCQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये MCQ कितने मार्क्स के लिए आए हैं, 5 मार्क्स के लिए आए हैं। उसके बाद बी क्वेश्चन जो है वो ट्रू और फॉल्स है, वो 5 मार्क्स के लिए आया है। मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स के लिए आए हैं। और राइट शॉर्ट नोट्स, देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स 15 मार्क्स के लिए है, और एनी 3 मतलब एक शॉर्ट नोट 5 मार्क्स के लिए है। आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग की शॉर्ट नोट आई है, अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट लेसन है वो पूरा थ्योरी पार्ट है, तो उसके ऊपर फोकस करना है और उसकी शॉर्ट नोट्स अच्छी तरह से कर लेनी है। आप क्या करो, इन शॉर्ट नोट की प्रैक्टिस करो, आपके बुक में इसको टिक कर लो, ठीक है ना।
तो फिर आपको इजी हो जाएगा। एनी थ्री शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 ये आपका कंपलसरी हो गया। तो क्वेश्चन 1 कितने मार्क्स का हो गया? MCQ 5 मार्क्स के थे, ट्रू और फॉल्स 5 मार्क्स के, मतलब 10 मार्क्स हो गए यहाँ पे। मैच द फॉलोइंग 5 मार्क्स मतलब 15 मार्क्स, और 15 मार्क्स की शॉर्ट नोट से मतलब क्वेश्चन 1 ये आपका 30 मार्क्स का हो गया, ठीक है। कितने मार्क्स का हो गया? ये आपका 30 मार्क्स का हो गया। ओके, नेक्स्ट टोटल हमारा पेपर है 70 मार्क्स का। तो क्वेश्चन फर्स्ट ये 30 मार्क्स के लिए है, तो शॉर्ट नोट्स उतने ही इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद ये जो क्वेश्चन सेकंड है ये आपको पूछा है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, मतलब क्वेश्चन सेकंड है कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, ठीक है। यहाँ पे कोऑपरेटिव का फाइनल अकाउंट्स आपको सॉल्व करना होता है। वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, वो पहले फॉर्मेट बना लेना, फिर वहाँ पे ये सब पोस्टिंग हो जाएगा। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या दिया है? क्वेश्चन थर्ड आपको दिया है रेशो का प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन थर्ड में कौन सा प्रॉब्लम आया है? रेशो का प्रॉब्लम आया है। क्वेश्चन फोर्थ में एम कॉर्पोरेशन ऑफ पुणे हैज अ ब्रांच एट सातारा। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम पूछा है ब्रांच का। कौन सा प्रॉब्लम पूछा है? ब्रांच का, ठीक है। मतलब क्वेश्चन फर्स्ट ये आपको 30 मार्क्स के लिए पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन सेकेंड आया है कोऑपरेटिव का, क्वेश्चन थर्ड आया है रेशो का, और क्वेश्चन फोर्थ आया है ब्रांच, ठीक है। इनमें से आपको एनी टू कौन से भी दो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप अगर कोऑपरेटिव या रेशो ये दोनों कर सकते हो, या रेशो या ब्रांच कर सकते हो, या कोऑपरेटिव या ब्रांच कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। जो भी प्रॉब्लम आपको आते हैं, आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गई, वो दो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन फर्स्ट में हमें किस पे फोकस करना है? वो सब ऑब्जेक्टिव्स तो हो जाएंगे, लेकिन शॉर्ट नोट्स है। तो शॉर्ट नोट्स के लिए आपको क्या करना है? थर्ड चैप्टर आपको करना है शॉर्ट नोट्स के लिए रिसेंट ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग। देखो थर्ड चैप्टर से शॉर्ट नोट्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो पूरा थ्योरी पार्ट है। तो आपको क्या करना है ना, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो, वहाँ पे कौन से शॉर्ट नोट्स आए वो एक बार टिक कर लो, और वहाँ पे आप 2 शॉर्ट नोट्स ईजिली कर सकते हो इस टॉपिक से, ठीक है ना। रिसेंट ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग ये जो आपका थर्ड चैप्टर है, यहाँ से आपको शॉर्ट नोट्स करना है, ठीक है। वहाँ से आप शॉर्ट नोट्स कर लो। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको पूछा है ब्रांच अकाउंटिंग का, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में की है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो देख लो, आपको अच्छी तरह से ब्रांच अकाउंट समझ में आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर में ब्रांच अकाउंटिंग आया है वो अभी हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन 4, एम कॉर्पोरेशन ऑफ पुणे हैज़ अ ब्रांच एट सातारा। कहाँ पे ब्रांच है इनकी? सातारा। द हेड ऑफिस इनवॉइस गुड्स टू ब्रांच एट 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। 20% ऑन इनवॉइस प्राइस मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको लोड के लिए इंपॉर्टेंट है। द ब्रांच ट्रांसफर ऑल कैश रिसीव टू हेड ऑफिस इन डेली। All branch expenses are paid from head office. The following information are available for the year 2023-2024. यहाँ पे है ब्रांच स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। 1 अप्रैल 2023 का बैलेंस दिया है, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का। ब्रांच डेटर्स ये भी 1 अप्रैल का बैलेंस दिया है, ये भी आपका ओपनिंग बैलेंस है। पेटी कैश 1 अप्रैल का बैलेंस है, ये भी आपका ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद उन्होंने दिया है कैश सेल्स। आपको पता है कैश सेल्स का इफेक्ट ब्रांच के क्रेडिट में जाता है और स्टॉक के भी क्रेडिट में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स के क्रेडिट में आएगा। जो जो इफेक्ट डेटर्स में जाते हैं वो मैक्सिमम इफेक्ट डेटर्स के क्रेडिट साइड में जाते हैं। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ डेटर्स के क्रेडिट में, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर डेटर्स के क्रेडिट में, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स डेटर्स के क्रेडिट में, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का और एक इफेक्ट होगा वहाँ पे ऊपर ब्रांच के क्रेडिट साइड में। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये आपका जाएगा ब्रांच के डेबिट साइड में।
गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हमने गुड्स रिटर्न किया है हेड ऑफिस को, मतलब गुड्स गोज आउट ब्रांच के क्रेडिट साइड में जाएगा। क्रेडिट सेल्स, कहाँ से सेल्स बनते हैं? क्रेडिट सेल्स डेटर्स से, तो ये डेटर्स के डेबिट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, देखो स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, कितना है वो 1 लाख। उसके बाद चेक रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, एडवर्टाइजमेंट, पेटी कैश, ये सब आपको चेक्स दिए, ठीक है। एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ब्रांच, ये आपके एक्सपेंसेस हो गए हैं। उसके बाद यू आर प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग द ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। देखो आपको इतने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है ना। एग्ज़ाम में एग्ज़ाम का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पेपर का प्रॉब्लम है, आपको एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये मैंने पास्ट ईयर के पुणे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर लिया है। यहाँ पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट है, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, इतने सारे आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है ना। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच पेटी कैश, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एक्सपेंसेस और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो अभी हमें यहाँ पे इतने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, लेकिन हम इसमें और एक काम करने वाले हैं। वैसे तो यहाँ पे 6 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, लेकिन हम यहाँ पे 7 अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ब्रांच अकाउंट भी ओपन करेंगे, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हम फॉर्मेट बना के लेते हैं। देखो जो स्टूडेंट्स TY है, तो TY के लिए आपको क्या करना है ना, TY में ये क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स के लिए आया है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स FY के लिए ये वीडियो देख रहे, फर्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो देख रहे, तो ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है कि ये प्रॉब्लम आपको कितने मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, पहले तो ये TY में टॉपिक था, लेकिन अभी ये क्या हो गया है, फर्स्ट ईयर में भी टॉपिक आ गया है, इसलिए क्वेश्चन पेपर इसका सेम है। तो TY के लिए, थर्ड ईयर के लिए आपको ये 20 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आता है, और फर्स्ट ईयर के लिए कॉलेज के ऊपर डिपेंड होगा आपको वो कितने मार्क्स के लिए प्रॉब्लम देंगे, लेकिन प्रॉब्लम वही रहने वाला है, सेम प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे स्टॉक, डेटर्स, पेटी कैश, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एक्सपेंसेस और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस हम प्रिपेयर करते हैं। मैंने यहाँ पे ब्रांच अकाउंट बना लिया है, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएंगे, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, एक्सपेंसेस, यहाँ पे इनकम, डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर गुड्स आता है हमारे पास वो तो डेबिट साइड में आएगा, अगर जाता है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल, कैश सेल्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, इस टाइप के यहाँ पे पोस्टिंग होता है। ये आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जाम में आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पे मैंने देखो ये मैंने आपको पूछा है ब्रांच स्टॉक, लेकिन फिर भी हम ब्रांच अकाउंट ओपन कर रहे हैं क्योंकि हमारा काम इजी हो जाएगा। ब्रांच स्टॉक में क्या होता है ना, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, ठीक है। लेकिन ब्रांच अकाउंट और स्टॉक अकाउंट सेम काम करता है, मतलब ब्रांच के अगर डेबिट साइड में आता है तो स्टॉक के भी डेबिट साइड में आएगा, ब्रांच के अगर क्रेडिट साइड में आता है तो स्टॉक के भी क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रांच डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर किया है, डेबिट क्रेडिट। आपको पता है ब्रांच डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है, डेबिट में क्रेडिट सेल्स आता है, और बाकी सब आइटम्स क्रेडिट साइड में आते हैं, जैसे डिस्काउंट है, अलाउंसेस है, बैड डेब्ट्स होता है, रिटर्न्स होता है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ये पूरा पोस्टिंग डेटर्स के क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। लेकिन ब्रांच अकाउंट और डेटर्स ये हमेशा याद रखो क्रॉस में चलते हैं। क्रॉस में चलते हैं मतलब क्या, जो इसके डेबिट में आएगा वो यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में। अगर स्टॉक के क्रेडिट में जाता है तो डेटर्स के कहाँ पे आएगा, डेबिट में। ये क्रॉस चलता है। लेकिन ब्रांच अकाउंट और ब्रांच स्टॉक ये क्या आएगा, सेम। ब्रांच अकाउंट और ब्रांच डेटर्स ये सेम। सेम मतलब क्या, अगर उसके डेबिट में आएगा तो डेटर्स के भी डेबिट में, इसके डेबिट में आएगा तो इसके भी, इसके क्रेडिट में आएगा तो इसके भी क्रेडिट में। सिर्फ ब्रांच स्टॉक और ब्रांच डेटर्स ये क्रॉस में, ये डेबिट में आएगा तो यहाँ पे क्रेडिट में, यहाँ पे क्रेडिट में, यहाँ पे क्रेडिट होगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका डेबिट आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच पेटी कैश अकाउंट उन्होंने पूछा है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आएगा यहाँ पे पेटी कैश रेमिटेंस आता है तो यहाँ पे पेटी कैश एक्सपेंसेस आता है। उसके बाद उन्होंने ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट पूछा है, ब्रांच एडजस्टमेंट में आपके सारे लोड ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नेक्स्ट उन्होंने ब्रांच एक्सपेंसेस और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा है। ब्रांच एक्सपेंसेस मतलब जो भी कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो ब्रांच अकाउंट के डेबिट में आने चाहिए, और
प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या करेंगे ना, ब्रांच अकाउंट की जो टोटल आएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। देखो ये पेपर है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको क्या करना है ना, अगर आपको ये प्रॉब्लम डाउनलोड करना है तो आप यूनिपुणे के साइट पे जाओ, वहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर करके है, वहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना और वहाँ से आप सब पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अभी इस पेपर का हम पोस्टिंग करने वाले हैं। फर्स्ट उन्होंने दिया है ब्रांच स्टॉक, 1 अप्रैल का स्टॉक है। यहाँ पे लिखो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग बैलेंस। एक्चुअली उन्होंने प्रॉब्लम में ब्रांच अकाउंट पूछा नहीं है, लेकिन हमें हमेशा ब्रांच अकाउंट की प्रैक्टिस होती है, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं और इसके ऊपर से हमें आगे का पोस्टिंग ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखो स्टॉक, इनर कॉलम में उसका ओपनिंग बैलेंस आपको लिखना है 80,000। उसके बाद ब्रांच डेटर्स का 1 अप्रैल का बैलेंस दिया है डेटर्स, वहां पे लिखो 20,000। उसके बाद पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है 1 अप्रैल का, वहां पे लिखो 2,000, ठीक है। कितनी टोटल हो जाएगी इसकी, 1,02,000। अभी स्टॉक का हमारे पास सेपरेट अकाउंट है, डेटर्स का हमारे पास सेपरेट अकाउंट है, पेटी कैश का हमारे पास सेपरेट अकाउंट है, वहां जाके हम बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। चलो अभी स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, वहां पे स्टॉक के डेबिट साइड में लिखो 80,000। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस उन्होंने दिया था 20,000, डेटर्स के डेबिट साइड में लिखो 20,000। उसके बाद उन्होंने पेटी कैश का भी ओपनिंग बैलेंस दिया है, वो आपका है 2,000। नेक्स्ट उन्होंने दिया है कैश सेल्स। आपको पता है ब्रांच के क्रेडिट साइड में कैश सेल्स आता है, बाय कैश सेल्स। कितनी अमाउंट है यहाँ पे, 30,000, ठीक है। ऑन कैश हमने गुड्स सोल्ड आउट किया है, तो कैश सेल्स का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, कैश सेल्स का इफेक्ट ब्रांच के क्रेडिट में जाएगा बाय कैश सेल्स, और इससे क्या होता है, हमारा स्टॉक कम होता है, मतलब स्टॉक के ऊपर भी ये इफेक्ट करेगा। लेकिन अगर ब्रांच और स्टॉक सेम आते हैं, अगर इसके डेबिट में तो इसके भी डेबिट में आएगा, इसके क्रेडिट में तो इसके भी क्रेडिट में आएगा। तो अभी स्टॉक हमारा कम हो रहा है, तो स्टॉक के क्रेडिट में लिखो बाय कैश सेल्स। कितने अमाउंट है वहाँ पे, 30,000। उसके बाद उन्होंने दिया है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। उसके बाद बैड डेब्ट्स, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड और बैड डेब्ट्स कहाँ पे जाएंगे, डेटर्स के क्रेडिट साइड में। चलो लिखो यहाँ पे डेटर्स के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय डिस्काउंट अलाउड। कितने अमाउंट है डिस्काउंट अलाउड की, 4,000। उसके बाद बाय बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स की अमाउंट है 3,000, ठीक है। अभी आपको पता है डिस्काउंट और बैड डेब्ट्स ये दोनों भी हमारे क्या है, एक्सपेंसेस है, इसलिए इन दोनों का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंसेस के डेबिट साइड में। ये देखो ये हमने एक्सपेंसेस अकाउंट ड्रॉ किया है, आपको यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना है टू डिस्काउंट। मतलब पहले कैसे फाइनल अकाउंट्स में सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते थे सब कुछ एक्सपेंसेस, तो वैसे यहाँ पे एक्सपेंसेस में लिखना है टू डिस्काउंट अलाउड। कितनी अमाउंट दी उन्होंने, 4,000। उसके बाद दिया है उन्होंने टू बैड डेब्ट्स 3,000। उसके आगे उन्होंने पूछा है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से गुड्स रिटर्न आया है, कस्टमर मतलब हमारे डेटर्स। डेटर्स में इफेक्ट जाएगा, डेटर्स के क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय रिटर्न्स। डेटर्स ने हमें गुड्स रिटर्न किया है बाय रिटर्न्स। कितने अमाउंट है, 1,500। अगर डेटर्स हमें गुड्स रिटर्न करेंगे तो हमारे पास स्टॉक आएगा, मतलब इसका इफेक्ट स्टॉक में भी होगा, लेकिन कहाँ पे होगा, क्रेडिट में होगा नहीं। स्टॉक और डेटर्स क्रॉस में आते हैं, मतलब रिटर्न फ्रॉम कस्टमर का इफेक्ट स्टॉक के कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में टू रिटर्न्स। लॉजिक लगाना है, देखो कस्टमर हमें गुड्स रिटर्न करते तो उसका इफेक्ट स्टॉक पे होने वाला है, स्टॉक हमारा इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने दिया है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कहाँ पे आता है, डेटर्स के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिखो बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, अमाउंट है 1,20,000।
बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का इफेक्ट जाएगा 1,20,000। और कहाँ पे जाएगा? ब्रांच के क्रेडिट में भी जाएगा। बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इनकम हो रहा है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ग्रुप बना के रखा है। बिल्स रिसीवेबल, कैश सेल्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ये आपके ब्रांच के क्रेडिट साइड में जाते हैं, वो हमारा इनकम है 1,20,000। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच को गुड्स सेंड किया है, मतलब ब्रांच के यहाँ पे गुड्स आया है, डेबिट साइड में आएगा। टू गुड्स सेंड कितने अमाउंट है? गुड्स सेंड टू ब्रांच के अमाउंट है 2 लाख। उसके बाद क्या दिया है उन्होंने? गुड्स सेंड टू ब्रांच के बाद अभी गुड्स सेंड टू ब्रांच कहाँ पे आएगा ये? और स्टॉक पे इफेक्ट करेगा। स्टॉक के डेबिट साइड में लिखो टू गुड्स सेंट 2 लाख। ठीक है। उसके बाद गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न क्या है? क्रेडिट साइड में जाएगा। बाय गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को हमने गुड्स रिटर्न किया है 16,000, तो हमारे से गुड्स जाने वाला है, इसलिए क्रेडिट साइड में स्टॉक के क्रेडिट में लिखना है आपको बाय गुड्स रिटर्न 16,000। ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिया है क्रेडिट सेल्स। देखो क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स का इफेक्ट होता है डेटर्स के डेबिट साइड में टू क्रेडिट सेल्स। कितने अमाउंट है क्रेडिट सेल्स की? 1,50,000। उसके बाद स्टॉक के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय क्रेडिट सेल्स, क्योंकि ऑन क्रेडिट हमने गुड्स सोल्ड आउट किया है, इसलिए गुड्स जा रहा है यहाँ पे 1,50,000। ठीक है। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों आते हैं स्टॉक में। देखो ये क्रॉस में हो रहा है इफेक्ट। ठीक है। ये अगर ब्रांच में होता है तो ये ऐसे डेबिट 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 क्रेडिट 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 जाता है, लेकिन स्टॉक और डेटर्स कैसे होता है? क्रॉस में होता है। उसके बाद उन्होंने दिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए ब्रांच के क्रेडिट में ग्रुप बना लो बाय क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक। कितने अमाउंट है स्टॉक की? 1 लाख। देखो जितने स्टॉक डेटर्स पेटी कैश, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? स्टॉक डेटर्स और पेटी कैश। ठीक है। स्टॉक का सेपरेट अकाउंट है, यहाँ पे भी ये क्लोजिंग बैलेंस जाएगा। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने दिया है 1 लाख। उसके बाद क्या आया है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, एडवर्टाइजिंग और पेटी कैश। चलो लिखो एक्सपेंसेस हुए हैं ब्रांच अकाउंट के डेबिट में, हम ग्रुप बनाएंगे टू बैंक अंडरलाइन एक्सपेंसेस। आपको पता है ब्रांच के डेबिट में आते हैं सैलरीज 12,000, रेंट एंड टैक्सेस 6,000, एडवर्टाइजिंग 5,000, पेटी कैश 3,000। ठीक है। करो इसकी टोटल कितनी आ रही है? 26,000। ठीक है। अभी सैलरीज, रेंट एंड टैक्स और एडवर्टाइजमेंट ये कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंसेस के डेबिट में। सिर्फ पेटी कैश कहाँ पे जाएगी? पेटी कैश के डेबिट में, क्योंकि ये पेटी कैश रेमिटेंस है। ये सेम प्रॉब्लम आपको बुक में भी मिलेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा माइनर चेंज हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको ये बुक में भी मिल जाएगा। चलो एक्सपेंसेस के डेबिट में लिखो टू सैलरीज, कितनी अमाउंट है? 12,000। उसके बाद टू रेंट एंड टैक्सेस कितनी अमाउंट है? 6,000। उसके बाद टू एडवर्टाइजमेंट 5,000। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पेटी कैश दिया था, लेकिन वो पेटी कैश रेमिटेंस है। पेटी कैश रेमिटेंस के आगे लिख लो कितनी अमाउंट है वो? 3,000। उसके बाद क्या दिया है उन्होंने? एक्चुअल पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस हुआ है 4,000। कहाँ पे और इफेक्ट होगा एक्सपेंसेस का? ब्रांच एक्सपेंसेस के डेबिट साइड में आपको लिखना है
टू पेटी कैश एक्सपेंसेस 4000। ठीक है, ओके। प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, पोस्टिंग तो कंप्लीट हो गया। अभी हमें क्या निकालना है, लोड निकालना है। क्या दिया था उन्होंने लोड के लिए इंफॉर्मेशन, 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। ठीक है, इनवॉइस प्राइस के ऊपर हमें क्या करना है, 25% निकालना है। लोड के लिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ऑन इनवॉइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। इनवॉइस प्राइस को अलग अलग नाम क्या है आपको पता होगा। इनवॉइस प्राइस को अलग नाम है मार्केट प्राइस, उसके बाद सेलिंग प्राइस, उसके बाद कभी कभी होता है इनफ्लेटेड प्राइस। ये अलग अलग नाम दिखेंगे आपको इनवॉइस प्राइस। ठीक है ना। तो अभी सेलिंग प्राइस 100 है, मतलब 25% ऑन इनवॉइस प्राइस, मतलब इनवॉइस प्राइस सेलिंग प्राइस को हम 100 कंसिडर करेंगे। तो प्रॉफिट कितना है 25, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई हमारी 75। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोड निकालेंगे। लोड का फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट है 25, सेलिंग प्राइस है 100, हमारा लोड कितना आ गया 1/4। ठीक है, तो अभी कहाँ कहाँ पे लोड निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 80,000। 80,000 के ऊपर लोड निकालो, 80,000 इंटू 1/4, मतलब आपका लोड आ जाएगा 20,000। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, इसका लोड क्रेडिट साइड में जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख। 1 लाख के ऊपर लोड निकालो 1/4, 25,000 ये लोड आ जाएगा आपका डेबिट साइड में। उसके बाद गुड्स सेंट, गुड्स सेंट के अमाउंट है हमारे पास 2 लाख। 2 लाख इंटू 1/4, इसका लोड जाएगा 50,000। गुड्स सेंट डेबिट में, इसका लोड क्रेडिट में जाएगा। गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न के अमाउंट है हमारे पास 16,000, इसका लोड आएगा 4,000। गुड्स रिटर्न क्रेडिट में होता है तो इसका लोड कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड में। अभी देखो ये सब लोड कहाँ कहाँ पे जाने वाले हैं, सब लोड हमेशा याद रखो। एक तो लोड ब्रांच अकाउंट में जाते हैं और कहाँ पे जाते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट। कहाँ पे जाएंगे और लोड, ब्रांच एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हमें ब्रांच अकाउंट में भी हम लोड अभी ट्रांसफ़र करेंगे। ब्रांच उन्होंने तो पूछा नहीं था, लेकिन हमने फिर भी किया है, आपको इजी हो जाएगा इसलिए। और कहाँ पे जाएंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट में। चलो, ओपनिंग स्टॉक का लोड कितना आया था अपना 20,000। लिखो ब्रांच के डेबिट में, लिखो यहाँ पे टू स्टॉक रिजर्व। कितने अमाउंट आई है स्टॉक रिजर्व की, स्टॉक की कितने अमाउंट आई है ओपनिंग स्टॉक की 20,000। ठीक है, यहाँ पे लिखो बाय स्टॉक रिजर्व कितना लोड आया है 20, रॉन्ग हो गया सॉरी। ओपनिंग स्टॉक का लोड आया है 20,000, ये लोड आपका आया है यहाँ पे 20,000। ठीक है, उसके बाद ये लोड आपका आया है 25,000। ठीक है, ये ओपनिंग का है, ये क्लोजिंग का है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने गुड्स सेंड, गुड्स सेंड का लोड कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में लिखो बाय गुड्स सेंड। कितने अमाउंट है, ब्रैकेट में लिख लो लोड, गुड्स सेंड का लोड है 50,000 टू गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न का लोड पूछ दिया है उन्होंने 4,000 आया है। ठीक है, अभी एडजस्टमेंट में भी हम ये लोड ट्रांसफ़र करने वाले हैं। ब्रांच एडजस्टमेंट में डेबिट में लिखो टू स्टॉक रिजर्व,
ये लोड हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक का लोड आया था 25,000, ठीक है। क्रेडिट में लिखो बाय स्टॉक रिजर्व, ये लोड आ जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक का लोड हमारे पास आया था 20,000। उसके बाद यहाँ पे लिखो बाय गुड्स सेंट, इसका लोड कहा कितना आया था 50,000। मतलब जैसे ब्रांच में हम क्रॉस में इफेक्ट करते हैं ना, वैसे यहाँ पे करना है। तो गुड्स रिटर्न का लोड आया है आपका 4,000, ठीक है। चलो अभी एक एक अकाउंट हमें क्लोज करना है। तो आपको लगेगा कि कौन से अकाउंट क्लोज करने, तो ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रांच एक्सपेंसेस तो थोड़ा साइड में रखते, पहले तो हम स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश क्लोज कर लेते, ठीक है। चलो चाहिए तो मैं यहाँ पे नंबर डालती हूँ। मैं पहले क्लोज कर रही हूँ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। चलो ब्रांच स्टॉक अकाउंट की टोटल लेनी है आपको, कितनी टोटल आएगी। डेबिट साइड की टोटल 80,000, 1,500 और 2 लाख। इसकी टोटल आ रही है आपकी 2,81,500, 2,81,500, ठीक है। क्रेडिट साइड की टोटल करो 30,000, 16,000, 1,50,000 और 1 लाख। डेबिट की टोटल आ गई 2,81,500। अभी हम क्रेडिट की टोटल करेंगे 30,000, 16,000, 1,50,000 और 1 लाख। इसकी टोटल आ रही है आपकी 2,96,000। क्रेडिट साइड बड़ी है 2,96,000, ठीक है। क्या है ये टोटल 2,96,000। करो 2,96,000 से 2,81,000 माइनस करो 2,81,500, कितना आया 14,500। डेबिट में डिफरेंस आया, मतलब ये क्या हो गया आपका सरप्लस टू सरप्लस। स्टॉक के अगर डेबिट में डिफरेंस आता है तो इसको क्या नाम देने वाले हैं हम, सरप्लस, ठीक है। चलो अभी हम डेटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे। देखो डेटर्स की डेबिट साइड की टोटल करो, ये आ रही है आपकी 1,70,000। क्रेडिट साइड में लिखो 1,70,000, डिफरेंस निकालो 1,70,000 माइनस 4,000 माइनस 3,000, 1,500 और 1,20,000, 41,500। ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया डेटर्स का, ठीक है। सेकेंड टाइम हमने कौन सा अकाउंट क्लोज किया है, डेटर्स अकाउंट क्लोज किया। डेटर्स का डिफरेंस कितना आया 41,500, क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। अभी ये हम क्या करेंगे, देखो ब्रांच अकाउंट में डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है ना, वहाँ पे लिख लेंगे 41,500, ठीक है। उसके बाद पेटी कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। देखो पेटी कैश की डेबिट की टोटल आ रही 5,000, क्रेडिट में लिखो 5,000, 5,000 माइनस 4,000, मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना मिल गया आपको 1,000। पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस मिला है 1,000। ब्रांच के पेटी कैश के यहाँ पे लिख लो 1,000। उसके बाद अभी ब्रांच एडजस्टमेंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड की टोटल हमें दिख रही 70,000। देखो फोर्थ कौन सा क्लोज 70,000 क्रेडिट साइड की टोटल है। 70,000 माइनस 25,000 माइनस 4,000, कितना डिफरेंस आया 41,000। इसको आपको नाम देना है टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा ये ग्रॉस प्रॉफिट, और ये ट्रांसफर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है। चलो ब्रांच एडजस्टमेंट से जो हमें प्रॉफिट मिला था उसको हमने ग्रॉस प्रॉफिट नाम दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 41,000, ठीक है। अभी हम ब्रांच एक्सपेंसेस क्लोज करेंगे। फिफ्थ ब्रांच एक्सपेंसेस करो। ब्रांच एक्सपेंसेस की डेबिट साइड की टोटल आपको करनी है 4,000 प्लस 3,000,
12,000, 6,000, 5,000 और 4,000। कितनी टोटल आ गई इसकी? 34,000। ठीक है, क्रेडिट में लिखो 34,000, डिफरेंस कितना आएगा? 34,000। ये आपको ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना है। कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे आप? ये ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, चलो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आओ, टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। कितना आया है? 34,000 आया है। ओके, ठीक है। इसके बाद क्या करना है ना आपको, स्टॉक से जो हमें सरप्लस मिला था वो हम कहाँ पे लिखने वाले हैं? ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो उसको हम डेफिसिट बोलेंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। लेकिन ये सरप्लस आए, कहाँ पे लिखेंगे? ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखो, बाय सरप्लस इन स्टॉक 14,500। ठीक है, करो, इसकी टोटल कितनी आएगी? 55,500। डेबिट में लिखो 55,500 और इसको नाम देना है टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये क्या हो गया आपका? नेट प्रॉफिट। कितना आ रहा है? 21,500। हमने 6 टाइम ये अकाउंट क्लोज किया। ठीक है, अभी देखो, जो हमारा नेट प्रॉफिट 21,500 आया है, अभी हम ब्रांच अकाउंट क्लोज करेंगे, वहाँ पे भी हमारा नेट प्रॉफिट यही आना चाहिए। इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम करेक्ट है। ओके, चलो ब्रांच के टोटल करेंगे। पहले तो स्टॉक, डेटर्स और पेटी कैश आउटर में ले लेंगे। 1 लाख प्लस 41,500 प्लस 1,000, इसकी टोटल आ रही है आपकी 1,42,500। ठीक है, इसकी टोटल करो पूरी। 30,000, 1,20,000, 16,000, 20,000, 50,000 और 1,42,500। कितनी टोटल आ गई? 3,78,500। ठीक है, सेम टोटल डेबिट में लिखो 3,78,500 और ये पूरी अमाउंट माइनस करो यहाँ से। माइनस 1,02,000, 2,26,000, 25,000 और 4,000। कितना डिफरेंस आ गया? 21,500। यहाँ पे लिखो 21,500। ये क्या आ गया आपका? टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका हो गया नेट प्रॉफिट। देखो, इस टाइप के आपको क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आते हैं। ओके।